हाँ, क्या बोल रहे हो? असाइनमेंट 2 में डाउट है? हाँ हाँ सर, एक ही है, एक ही है। एक ही डाउट है, रुक जाओ। लास्ट क्लास में शायद ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा कर दिया था। बोलो। तो क्वेश्चंस कराए थे आपने? हाँ, पूरा ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी स्टार्ट किया था और फिर क्वेश्चंस किए थे। नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा कर दिया था जहां तक मुझे ध्यान है। उसके बाद ग्रेविटी स्टार्ट किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन बताया था, और फिर ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के कुछ क्वेश्चंस किया था, नहीं हाँ सर नहीं। है ना। आज हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो तुम लोग mgh जानते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जानते हो ना? यस सर। सर, ना, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड मिला के क्वेश्चन नहीं किए थे, सिर्फ फील्ड के ही किए थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी मिलके क्वेश्चंस नहीं किए थे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बोला मैं? तो मैंने फील्ड बोला और ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटी, ये दोनों किया होगा, मैंने ये कहा था। नहीं सर, दोनों के साथ में नहीं। अच्छा। देखो ना, देखो, ग्रेविटी पहले किया था। यस सर, फिर से Yes. फील्ड ये के ग्रेविटी की थ्योरी खत्म करी थी, हाँ दिख सर। रहा है ना? हाँ सर, फील्ड। हाँ सर, वो मुझे गलती से इलेक्ट्रिसिटी सुनाई गया इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस किया था, देखो यस दिख रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन थर्ड में ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों है। Yes. सर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा बहुत हल्का सा आपको mgh वाला टर्म पता है कि उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, लेकिन वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल ही नहीं, दुनिया का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड जहां कहीं भी है, पोटेंशियल एनर्जी वर्ड जहां कहीं भी है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड का होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, इलास्टिक फील्ड का होगा तो इलास्टिक एनर्जी कहेंगे जो स्प्रिंग का पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, उसी तरह मैग्नेटिक वाला कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वर्ड जहां कहीं भी आएगा, इसका एक सिंपल मतलब यही है कि किसी भी एक सिस्टम को असेंबल करने में अगेंस्ट देयर इंटरनल फोर्सेस जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क सिस्टम में जिस किसी भी फॉर्म में स्टोर होता है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब वो इंटरनल फोर्सेस जैसे जैसे अलग अलग होंगे, नाम अलग अलग होता जाएगा। जैसे स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? यस तो ये एक जनरल पोटेंशियल एनर्जी की कहानी है। स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम अगेंस्ट देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। आई बात समझ में? है ना? Yes. तो दो तरह की बात होती है। एक को हम लोग कहते हैं इंटरैक्शन एनर्जी। देखो, और भी ब्रॉड माइंड होके सोचोगे तो वो दोनों भी एक ही है, लेकिन हाँ कन्वेंशन है इसलिए मैं कह देता हूँ सेल्फ वाला सेकंड पार्ट। फर्स्ट को कहते हैं इंटरैक्शन एनर्जी,
और सेकंड को हम लोग कहते हैं सेल्फ एनर्जी। तो एक एक करके सीखेंगे। पहले हम लोग इंटरैक्शन एनर्जी सीखते हैं। सो इंटरैक्शन एनर्जी का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज work done by external force against interaction force against interaction forces। प्रिसाइजली मुझे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लिखना चाहिए, बट कोई ये जनरल टर्म है, ग्रेविटेशन चैप्टर में है तो वो फोर्स ग्रेविटेशनल होगा। अगेंस्ट इंटरेक्शन फोर्सेस इन assembling a system। लिखना मत, जरा ध्यान से समझो। इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, देखोगे ध्यान से। अब खुद सोचो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या, क्यों एक्सटर्नल फोर्स को क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि इंटरनल फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे मान लो इस मोबाइल फोन को मैंने यहां से उठाकर ऊपर रख दिया, तो मुझे वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम करना है। हाँ सर। इसका mg नीचे लग रहा है, या फिर इसको ऊपर से नीचे ही लाना है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो मुझे वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा। इसमें मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा, यूनिफॉर्मली ऊपर से नीचे नहीं आएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अगर मुझे किसी भी सिस्टम को यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मैं वर्क किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ? तो mg के अगेंस्ट कर रहा हूँ। वैसे ही कोई भी एक सिस्टम बनाने में जो सिस्टम के इंटरैक्शन फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। क्लियर है? Yes, sir. यस। जैसे अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे एक मास यहाँ है, दूसरा मास यहाँ है, दोनों मास को मुझे r डिस्टेंस पे रखना है, तो क्या है, दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो मुझे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाकर डिस्टेंस r तक लाना होगा, Yes, sir. है ना? यही रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उस केस में भी मुझे उस फोर्स के अगेंस्ट ही फोर्स करना है, पुल करके खींच के लाना है। yes sir, तो Yes. दोनों ही केस में मुझे इंटरैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो इस बात को थोड़ा और ब्रॉड माइंड होके सोचे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स, Yes, sir. हाँ सर। है ना? या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलूं या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरैक्शन फोर्स बोलूं, एक ही बात है। yes sir, Yes, sir. तो इस बात को तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोल दूं या फिर इसको नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरैक्शन फोर्स बोल दूं, एक ही बात है। आई बात समझ में? यहां तक समझ आया? Yes, sir. अब एक एग्जाम्पल दो, सब लोग सुनना ध्यान से। मैं लिखने को टाइम दूंगा, घबराओ मत, बट ये फंडामेंटल एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर आपका काम चलेगा। सपोज ये एक पॉइंट मास m1 है और ये एक दूसरा पॉइंट मास m2 है और कहीं कुछ भी नहीं है। हम लोग एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें ये m1 m2 r डिस्टेंस पर रहे, ठीक है?
हमारा कॉमन सेंस कहता है कि आर डिस्टेंस पे रह ही नहीं सकता है, अट्रैक्शन की वजह से दोनों पास आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसा एक सिस्टम असेंबल करने के लिए मैं क्या करूंगा, कहीं से इनफाइनाइट एक दूसरे ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर इंफिनिटी से कहीं से m1 मास को लाके रख दिया, Yes. हाँ सर। इसमें तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा। यस सर। अब m1 को जब यहाँ रख दिया, अब अगर मैं m2 को कहीं से लाके यहाँ रखूंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब m1 का इंटरेक्शन फोर्स m2 पर लग रहा है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. सो इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा वो समझो। फोर्स F डॉट dx का इंटीग्रल फ्रॉम x इज इक्वल टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r, ये बात समझे। Yes, sir. F1 m1 मास पहले से था, m1 मास पहले से था, मतलब m1 को कहीं से लाए तो वर्क नहीं करना पड़ा। Yes, sir. अब m1 को यहाँ फिक्स कर दिया, अब m2 को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हैं। तो जैसे जैसे इस पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग होगा वैसे वैसे फोर्स अलग अलग लगेगा। Yes, sir. तो किसी इंस्टेंट पर मान लो ये मास m से x डिस्टेंस पर है, अब अगर मैं फर्दर dx इधर आऊंगा तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना होगा, इधर। तो ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये मेरा dx वेक्टर हो गया, है ना। तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Yes, है sir. ना। हाँ सर। तो मैं F को लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से, G m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का है, न उससे कम न उससे ज्यादा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, हाँ सर। हाँ, sir. है ना। तो दिस इंटू dx, इसका इंटीग्रल इंफिनिटी टू r, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. तो g m1 m2 बाहर, ये समझ में आ रहा है, 1/x² का -1/x हो जाएगा। Yes, sir. हाँ सर। लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट r। तो ये मेरा 2 पॉइंट सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी मिल गया, -G m1 m2 अपॉन r। ये एक फॉर्मूला हो गया। किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं, पक्का Yes, sir. है डाउट? मैं पूछूंगा तो कहोगे हाँ। इंटरेक्शन एनर्जी of a 2-point mass system। डाउट ये है, आप लोगों में से किसी ने मुझसे नहीं कहा कि एक्सटर्नल फोर्स तो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट dx इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच cos 180 डिग्री होगा, तो यहाँ मुझे माइनस लिखना चाहिए। मेरा डाउट समझ आया? हाँ सर, समझ हाँ, पा sir. गए। तो मैंने तो लिखा ही नहीं। बट सही किए, गलत किया नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया सोच के बताओ। सर आप वो रिपीट कर सकते हैं एक बार? मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, यस सर।
तो मैंने एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड लिख दिया, मैंने डीएक्स का मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो कायदे से मुझे यहाँ पर कॉस 180 डिग्री लिखना चाहिए था। नहीं सर, बट डीएक्स का और फोर्स का डायरेक्शन अलग है ना, तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो कॉस 180 होगा ना बेटा। फोर्स लग रहा है लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट। फोर्स लग रहा है राइट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट। तो एफ और डीएक्स वेक्टर में तो 180 डिग्री है। हाँ सर। बोलो क्यों ऐसा नहीं किया। सर तो GM1 M2/x पे तो इंटरनल फोर्स है। तो अरे बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इस पर जितना लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स मुझे उतना ही लगाना पड़ेगा, न कम न ज्यादा। सर नेगेटिव इंटरेक्शन होता है सर नेगेटिव डायरेक्शन है ना सर ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो माइनस साइन आएगा ही आएगा। हाँ सर। क्यों नहीं आया यहाँ पर। सर क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स में हम नेगेटिव साइन लग जाता है ना, आपने ऊपर दिखा। वो तो नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बताने के लिए है फोर्स का। तो जब डायरेक्शन मैं इधर दिखा ही रहा हूँ कि इस पर एफ ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इधर है, मतलब मुझे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। और मैंने अभी डिफाइन किया है वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। हाँ। तो देखो एक नोट और देखो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में ऐसा लिखेंगे, या मैं इसी को लिख दूं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ जी इंटू डी एक्स अगर कर दूं तो इसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि एफ जी भी राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड और डी एक्स वेक्टर भी लेफ्ट वर्ड, तो इसमें तो नहीं आएगा। फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, तो अब तो सही है। मतलब यहां तक तो सही है। तो या तो मैं ये लिखूंगा या ये लिखूंगा। तो जब ये लिखूंगा तो यहाँ पर एक माइनस आएगा अगर मैं ये वाला लिखता हूँ, और ये दोनों में माइनस नहीं आएगा। लेकिन जो पहले लिखा था वो लिखता हूँ, तब तो कायदे से मुझे dx वेक्टर और f वेक्टर के बीच cos 180 का माइनस तो आना चाहिए। यस आना चाहिए। तो क्यों नहीं आया। बोलो। सुनो, ध्यान नहीं दिया है आप लोगों ने, बेसिक फंडामेंटल कैलकुलस है। एक्स मैंने किधर लिया है, राइट से लेफ्ट, हाँ सर। हाँ सर। और मेरा dx किधर है, मैंने लेफ्ट से राइट x लिया है, तो dx तो उल्टा है ना। हाँ सर। समझ रहे हो। हाँ सर समझा। हाँ सर। तो जो मेरा x है, x का डायरेक्शन मैंने लेफ्ट, इधर लेफ्ट से राइट लिया है, तो आइडियली dx मेरा इसी में आगे लेफ्ट से राइट होना चाहिए ना। हाँ सर। तो उसमें नेगेटिव आ गया। उसमें ही वो नेगेटिव अकोमोडेट हो जाता उसमें वो नेगेटिव ठीक हो गया। जैसे कोई भी वेरिएबल में अगर x मैं राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो dx उसी में फर्दर इंक्रीमेंट है ना। हाँ सर। हाँ सर। dx इज फर्दर इंक्रीमेंट इन x, लेकिन यहाँ पर dx उल्टा है, x के अपोजिट है, उसमें वो माइनस कंपनसेट हो गया है, जो जाने अनजाने में हमें पता नहीं चला। ठीक है। खैर इतनी जरूरत नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा मोटा मोटा। ये जब मतलब आप लोगों को डाउट नहीं था, मैंने जबरदस्ती डाउट पूछ लिया। कॉपी कर लीजिए पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो, अगर मैं 3 पॉइंट मास सिस्टम बनाता, ठीक है, अगर मैं 3 पॉइंट मास सिस्टम बनाता तो इंटरेक्शन एनर्जी कितना होता? ये तो 2 पॉइंट मास सिस्टम था, तो 3 पॉइंट मास सिस्टम देख लेंगे, फिर शायद हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितने भी पॉइंट मासेस का सिस्टम हो, इंटरेक्शन एनर्जी कितना होता है। ठीक है, Yes. सो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ system of 3 point masses तो 3 पॉइंट मास मिलके कोई भी सिस्टम हम अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली एक ट्रायंगल बनेगा, है ना? आरा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, तीनों पॉइंट मास के पॉइंट को अरेंज करेंगे तो एक ट्रायंगल तो बनेगा ही ना। हाँ. तो जस्ट समझने के लिए कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें फाइनली M1 कहीं आएगा, M2 कहीं आएगा, M3 कहीं आएगा। M1 और M2 के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, लेट इट बी R1। 1 और 3 के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, लेट इट बी R13। 2 और 3 के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, लेट इट बी R23। अब जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे सोचना शुरू करो, तो ठीक है, थोड़ी देर के बाद फॉर्मूला मिल जाएगा, फिर तो शायद तुम लोग लाइफ में ऐसे सोचोगे नहीं, लेकिन अभी फंडामेंटल है तो ये सोचना जरूरी है, यही बेसिक है। तो तीनों इंफिनिटी पे कहीं कहीं है, तीनों पॉइंट मास एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। मैं पहले इन तीनों में से कोई एक को लाया, यस सर। हाँ. Yes, तो sir. किसको लाया? तो मान लो M1 को लाया पहले, तो M1 को इंफिनिटी से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 0. जीरो। 0. जीरो। अब जब M1 आ चुका है तो मैं M2 को यहाँ लाया, फिर कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो 0 तो नहीं होगा। हाँ. Yes, sir. फिर M1 M2 दोनों आ चुका है तो मुझे M3 को लाना पड़ेगा, फिर कुछ वर्क होगा। यस सर। Yes, sir. ये तीनों वर्क मिला के जो बनेगा यही इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। Yes. Yes. मेरा फंडामेंटल डेफिनेशन तो यही कहता है। हाँ. अब देखो, पहले M1 को लाया, ऑर्डर कोई भी ले सकते हो, मैंने M1 से स्टार्ट किया, पहले M1 को लाया तो ये तो हो गया 0। अब M1 आ चुका है और M2 को लाया तो अभी देखा था कितना होगा, माइनस GM1 जी M2 M1 M2 अपॉन R12। R12 यस सर। Yes. अब देखिए, अब क्या है, M1 M2 दोनों है और M3 को लाना है, तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, ऐड होगा, यस सर। Yes, sir. तो माइनस जी M1 M3 अपॉन R23, ये M1 के इंटरेक्शन के अगेंस्ट वर्क डन है, Yes, sir. 1 3. सर R13 और ये M2 के इंटरेक्शन के अगेंस्ट वर्क डन है। Yes. Yes, sir. तो इस केस में टोटल सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है जी M1 M2 अपॉन R12 माइनस जी M1 M3
अपॉन R13 माइनस Gm2m3 अपॉन R23। समझ आया? Yes, sir. Yes. तो ये रिजल्ट देखकर आपको एक पैटर्न समझ आता है। पैटर्न ये है कि कोई भी n मास का सिस्टम हो गया, देखना ध्यान से, फॉर सिस्टम ऑफ n पॉइंट मासेस, जैसे 2 पॉइंट मास है तो एक टर्म बना M1 M2 का। हाँ तुम लोग तो पढ़ चुके हो। 3 पॉइंट मास है तो दो दो का कॉम्बिनेशन लोगे तो कितना होगा? 3C2। yes Yes. तो 3 टर्म बना। अच्छा, तो 4 पॉइंट मास होगा तो दो दो के कॉम्बिनेशन से 6 टर्म बनेगा। Yes, sir. लिखना मत, हो सकता है तुम लोग शुरू में बोलो कि ये क्या है, बट एट द एंड समझ तो आएगा। मैं एक ऐसा फॉर्मूला बना दूं, यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डबल समेशन आई जे जी एम आई इंटू एम जे अपॉन आर आई जे। आई इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n। और इसमें सब 2 बार काउंट हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ sir. जैसे M1 M2 भी आ जाएगा और M2 M1 भी आ जाएगा। Yes. हाँ सर तो इसका हाफ yes एट द सेम टाइम I नॉट इक्वल टू j। अब ये क्लियर कट फॉर्मूला बन गया। हाँ कितना भी पॉइंट मास सिस्टम रहे हम बता सकते हैं। ऑल्दो ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपको 2-3 पॉइंट मास सिस्टम तक ही काम चल जाएगा, लेकिन जनरलाइज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. yes जैसे ये 3 पॉइंट मास सिस्टम के रिजल्ट को देखकर लगता है कि यहाँ पर कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, तो M1 M2 M1 M3 M2 M3, हर एक पेयर का 2 पॉइंट मास सिस्टम का फॉर्मूला लिख दो, हो गया। समझे कुछ? Yes, sir. हाँ कॉपी कर लो। हो गया? कुछ क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी, नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू करने की कहानी है, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए दिया। तुरंत बताइए 2 मिनट में। दिख रहा है सबको? हाँ sir. Yes, sir. फर्स्ट का आंसर तो आ गया होगा सबका। yes यस सर आ गया। Yes, फर्स्ट sir. में तो कुछ है ही नहीं, सब एम 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 है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ए का आंसर हो जाएगा -3 Gm² अपॉन D²।
होगा ऐसा? बाय डी ना सर डी होगा ना? डी होगा ना सर? हाँ डी होगा, नॉट स्क्वायर, सॉरी। बी का आंसर होगा इसमें 3/2d GM. 3/2 यस सर। वर्क डन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यस तो फाइनल में यहाँ 2d आ जाएगा, है ना? Yes, sir. यस तो -3gm² अपॉन 2d प्लस 3gm² अपॉन 2d अपॉन d, सॉरी, ऐसा होगा। So finally answer will be plus 3gm² upon 2d. कोई दिक्कत नहीं? नो सर। सेकेंड वाला हुआ। 2 मिनट। सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। Two particle m1 m2 initially at rest at infinite distance. तो इस सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी 0 होगी। यस सर। फाइनली दे आर एट सेपरेशन d, तो -g m² अपॉन, नहीं m1 m2 ना, -g m1 m2 अपॉन d पोटेंशियल होगा, और साथ ही साथ दोनों के पास अपना अपना काइनेटिक एनर्जी भी होगा। यस सर। होगा ऐसा? दोनों को इक्वेट कर दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहा है, अब इक्वल अपोजिट, तो नेट फोर्स 0 होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ही सकते हैं, लगा सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ मिल गया मुझे एक इक्वेशन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं बताओ? मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ, ये सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल अपोजिट 0 है, तो m1 v1 और m2 v2 इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो कोई एक v1 v2 में ढूंढ लेंगे, दूसरा मिल जाएगा। तो सपोज v2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 m1 v1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर, दिस इज g m1 m2 अपॉन d, यस होगा? बोलो। तो यहाँ से हाफ m1 v1 स्क्वायर कॉमन, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d, होगा?
बोल भाई। तो ये M1 को हटा दो, तो ये M1 को हटा दोगे तो तुम्हें यहाँ से V1 दिख रहा होगा 2GM2 अपॉन D इंटू M1 प्लस M2 का अंडर रूट। Yes, sir. दिख रहा है सबको? तो इसी तरह कॉमन सेंस से लग रहा है V2 क्या हो जाएगा? Root 2G M1 square. अंडर रूट 2GM2 की जगह M1 अपॉन D M1 प्लस M2। Yes. Yes. तो आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा है शायद ना, रिलेटिव वेलोसिटी। Yes. तो अंडर रूट 2G अपॉन D M1 प्लस M2 ऐसा, और इधर हो जाएगा M1 प्लस M2। रूट के बाहर आने पर Yes. तो ये फिर ऐसा हो जाएगा 2G, रूट के अंदर कर दोगे तो M1 प्लस M2 अपॉन D। ऐसा कुछ आंसर आया था? बोलो। ऐसा यही आंसर आया था? हाँ सर। Yes. कॉपी कर लो इसको। जिसको ये आंसर आया था ऐसे ही किया था या कुछ और किया था? यही किया था। यही किया था। इसका वन लाइनर सॉल्यूशन भी है, बताता हूँ मैं, बट पहले से कॉपी कर लो, ऐसे नहीं समझा। जो मैं जाने अनजाने में तुम लोगों को बता चुका हूँ, और वो जीनियस वाले बैच में बहुत प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेंड से लिखेंगे तो एक लाइन में आंसर हाँ बता सर, सकते समझ गया। Sir, वो रिलेटिव मास रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ सर। हैं। उसमें इस 2 पॉइंट मास सिस्टम को सिंगल पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो, मास की जगह रिड्यूस मास और वेलोसिटी की जगह रिलेटिव वेलोसिटी। एक लाइन का क्वेश्चन है ये। yes. तो बताता हूँ उसको, बट पहले से कॉपी कर लो उसके बाद। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? बोलो तो सही, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ हो गया। लिख लिया सबने? Yes. एक अल्टरनेटिव मेथड जो मैं बोला देखो, इसको वही एनर्जी कंजर्वेशन केवल लगाएं, सिंगल पॉइंट मास सिस्टम कर दें तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो हाफ रिड्यूस मास इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल लॉस दैट इज G M1 M2 अपॉन D। यही कहानी है। Yes, sir. Yes. और रिड्यूस मास क्या होता है? M1 M2 upon So, M1 plus divided by M2। 1 plus m. M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 Yes. इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन D। आया समझ में? yes, sir. Yes. तो यहाँ से V रिलेटिव आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ G M1 प्लस M2 बाई D का अंडर रूट। आया समझ में? Yes, sir. तो ये मेथड भी
थोड़ा मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करना। आगे बढ़ू? यस सर। इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, आया आंसर? तो सेपरेशन का 1.30 सेंटीमीटर है। कम आंसर कर दिया। जीरो पॉइंट थ्री वन आंसर है शायद। सर 0.3 बना रहा है। 0.31 मीटर आंसर दिया है। आया है किसी को? नहीं सर 0.77 है। चलो सॉल्व कर देता हूँ। पहले वो 1 मीटर पर था, यस सर। यस सर। तो पहले 1 मीटर पर था। इसका मास 1 kg, इसका मास 2 kg। Find the speed of A when B is 3.6 centimeter per hour. अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद ये A है और ये B। तो A कहीं यहाँ आ गया, B कहीं यहाँ आ गया। सेपरेशन दोनों के बीच का D है, ये D मुझे ढूंढना है। इस समय B की वेलोसिटी है 3.6 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। यस सर। तो B का अगर इतना है तो A का डबल हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, 7.2। 2 सेंटीमीटर पर। ऐसा हो जाएगा। यस। यस। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं तो -G m1 m2 अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू -G m1 m2 अपॉन D प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लिखने का दो तरीका है, एक तो रिड्यूस मास वाले से भी लिख सकते हैं और नहीं तो इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, जैसा सर बोलोगे। रेडियस से रखते हैं, उससे इजी हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, 1/2 × 1 × 7.2 सेंटीमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करोगे तो कितना होगा? 2 × 10⁻⁵ रिलेटिव चाहिए ना, तो 10.8 हुआ। अलग अलग लिख रहा हूँ। 7.2 सेंटीमीटर को 10⁻⁻² कर दो तो मीटर हो गया। डिवाइडेड बाय 3600। पर आवर है तो पर सेकेंड के लिए 3600 ऐसा हो गया। यस सर। प्लस हाफ 2 × 3.6 × 10⁻² अपॉन 3600 ऐसा कुछ होगा। यस सर। इसको इधर ले जाओ तो 2G × 1/D-1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 × 1 और ये कितना हो जाएगा? So 2 into 10⁻⁻⁵। -8। 2 2 जा 4 × 10⁻⁻8 दिख रहा है। बोलो। और ये सीधे 10⁻⁻8। -10 होगा ना। -10 होगा। हाँ सर -10 होगा। -10 होगा तो -10 कर लो। ऐसा
ठीक है, हाँ तो दोनों मिला के 3 × 10⁻⁻10। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10⁻⁻11। और ये हो गया 1/d-1। 10⁻⁻10 से ये -1 कर दो, तो 2 × 0.667 into 1/d-1 is 3। देखो Yes. कितना आता है, मुझे नहीं पता। So 1/d-1 is 1.5 upon 0.667, ऐसा कुछ है ना। तो 1/d 0.667 1/6 होता है शायद। सर आता है 0.31 इससे। ये 1.1/6 होगा। 1/6 को ऊपर ले लो, 15 6 या 99 हो जाएगा। 9 + 1 10 हो जाएगा शायद, Yes, sir. ऑलमोस्ट। तो डी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0.1। यही आंसर बोला था क्या मैंने? 0.3 होगा। 0.3 आता है। कैसे, क्या कर दिया मैंने फिर? वो 3/2 होगा ना। 2/3। हाँ सॉरी सॉरी, 2/3 होगा ना। हाँ, 0.67 2/3 होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3/2 × 3/2 ऐसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 9/4। तो डी हो जाएगा 4/9। +1 भी करेंगे। सर +1 भी करेंगे। यहाँ पर जो भी है करके देखिए, यहाँ पर +1 भी आएगा ऐसा, 13/4 हाँ सर। ऐसा। हाँ सर, सब सर होके आता है सर 0. अपॉन अप्रॉक्स 0.3। डी इज 0.31। आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ एनर्जी। तो ये तो हो गया इंटरैक्शन एनर्जी के कारण। सेल्फ एनर्जी का मतलब ये है, जैसे मैं कह दूं कि कोई एक स्फीयर है 5 kg का, तो वो देखने में तो एक मास लगता है, बट वो पॉइंट मास नहीं है ना, वो भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास से मिलकर मिलके बना होगा। यस। तो उस एक सिंगल मास, जो सिंगल यूनिट मुझे लगता है, जैसे हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब देखने में एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन लगता है, बट एक्चुअली उसको भी बनाने में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस यूज हुए होंगे, है ना। यस तो सर। वो कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब वो ही नहीं, कोई भी, जैसे ही मान लो ये एक पेन है, तो इस पेन में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास अगेंस्ट देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक जगह पर एसोसिएटेड है ना। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस को मिलाकर यह एक पेन बनाने में वर्क हुआ होगा। ये वर्क इसका सेल्फ एनर्जी कहलाएगा। यस सर। आई बात समझ में? हाँ तो ये क्या है, वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी टू प्रोवाइड अ गिवन डेफिनिट शेप कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कुछ है ना। सो वर्क डन इन असेंबलिंग, क्योंकि अभी क्या देखा था हमने, 2 पॉइंट मास सिस्टम, 3 पॉइंट मास सिस्टम, ऐसा था। ये किसी ऑब्जेक्ट को असेंबल करने में तो इनफाइनाइट पॉइंट मास सिस्टम लगेगा। तो इस तरह का, तो इस तरह के अलजेब्रिक एडिशन से तो काम चलेगा नहीं। यस सर।
So work done in assembling infinite number of point masses to a definite shape and size against their mutual gravitational attraction. Is called self energy of the system. ठीक है, जैसे self energy of a uniform hollow sphere. hollow sphere मतलब spherical shell, समझते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद सोचो इसको कैसे निकालेंगे. एक hollow sphere है जिसका रेडियस r है और मास m है. इसका सेल्फ एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर इंटरेक्शन एनर्जी निकाला था, एक्चुअल में है वही, बट फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें डेफिनेट नंबर था और इसमें इनफाइनाइट नंबर है ना? Yes, sir. एक बार पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इस पर सोचो तो जरा कैसे निकाल पाएंगे. Yes, sir. ये कुछ आइडिया आया कैसे क्या करें? बोलो. तो देखो इधर मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पर स्मॉल m मास है. ठीक है, सुना ध्यान से. किसी भी टाइम पर हॉलो स्फीयर पर ऑलरेडी स्मॉल m मास है. अब हम फर्दर इस पर मास ऐड करते जाएंगे जब तक कैपिटल M मास ना हो जाए. Yes, sir. तो फर्दर dm मास ऐड करने में मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो देखो, हॉलो स्फीयर किसी भी मास का हो, आउटसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट मास के जैसा होता है. ये हम लोग लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. Yes, sir. Yes, sir. तो उस m मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में r डिस्टेंस पर फर्दर dm मास लाएंगे तो हमें वर्क डन इतना करना पड़ेगा, -g mdm अपॉन r. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये बात समझ आ गई सबको? Yes. तो टोटल वर्क डन क्या होगा?
आर कांस्टेंट है क्योंकि हॉलो स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है। इसी एम डी एम को मुझे इंटीग्रेट कर देना है 0 से कैपिटल एम तक। Yes. तो माइनस जी कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन 2r, ये हो जाएगा हॉलो स्फीयर का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया? Yes. Yes. पक्का? Yes. समझ अगर आ गया तो इसको लिख लो, और इसको लिखने के बाद सॉलिड स्फीयर का ढूंढ के बताओ। सॉलिड स्फीयर में तो थ्रू आउट द वॉल्यूम मास है। Yes, sir. कैसे करेंगे, कोई बताएगा सोच के? सॉल्व करना जरूरत नहीं है, मुझे आइडिया बता दो, मैं देखूं क्या सोच पा रहे हो। सॉल्व तो तो मैं सॉलिड स्फीयर को बहुत सारे होलो स्फीयर जैसे ले फिर तो फिर तो रेडियस फिर उसका इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? लेकिन उसमें तो रेडियस कांस्टेंट था, इसमें तो रेडियस भी इंक्रीज होगा ना। हाँ सर, वही प्रॉब्लम। किसी मोमेंट पर मान लो कि ये एक्स रेडियस का सॉलिड स्फीयर बन चुका है, ठीक है, और इसमें मैं फर्दर एक लेयर ऐड किया जिससे इसका थिकनेस dx इंक्रीज हो गया। Yes, sir. तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी एक एक्स रेडियस का सॉलिड स्फीयर लिया और उस सॉलिड स्फीयर पर फर्दर dx थिकनेस इंक्रीज करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जो ये इस एक्स लेयर का मास m है, वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई x क्यूब होगा। Yes, sir. फर्दर dm जो इस पर ऐड करेंगे वो डेंसिटी इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx होगा। हाँ सर। तो केवल इस प्रोसेस में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो होगा माइनस जी एम डी एम अपॉन एक्स। समझ रहे हो? हाँ सर। यस। तो इसमें m और dm सब x के फॉर्म में लिख दो, फिर इंटीग्रेट कर दो 0 to r, सिंगल वेरिएबल हो गया। समझे कुछ? Yes, sir. ऐसा कुछ होगा? तो ये हो गया माइनस जी रो स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर x⁴ dx, और इधर हो गया शायद 3। इसको इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू 0 to r। यही कहानी है। Yes, sir. तो माइनस 16 g पाई स्क्वायर अपॉन 3। रो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई r क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, Yes, sir. इंटू r 5/5। आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो
4 पाई का स्क्वायर और ये 16 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 3 स्क्वायर और 3, तो एक 3 बचेगा, एक जी बचेगा, एक कैपिटल एम स्क्वायर बचेगा, और नीचे ये 5 बचेगा। r⁶ और r⁵ r बचेगा ऐसा हमका कुछ Yes, sir. पक्का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेल्फ एनर्जी का सॉलिड स्फीयर के केस में। ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। Yes, sir. तो उसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे। सर कोई होमवर्क है? हाँ नहीं, अभी नहीं। अभी होमवर्क हाँ कर सकते हो तुम लोग, इससे भी कर लो। अब सर खत्म कर दे पूरा। पूरा नहीं बट मैक्सिमम हो जाएगा। सर और कोई असाइनमेंट है? असाइनमेंट इसमें आएगा बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जब हो जाएगा ना तब आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं असाइनमेंट भेज देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ एनर्जी वाले जितने सम होंगे वो कर लेना, लेकिन उसमें मिक्स होंगे पोटेंशियल वाले भी, इसलिए नहीं दे रहा हूँ। सर असाइनमेंट 2 का एक डाउट था, वो अभी डिस्कस कर सकते हैं? नहीं, मेरी तुरंत लेक्चर है एक्चुअल में। 6:15 से मेरी दूसरी लेक्चर है। ओके सर, तो नेक्स्ट क्लास कर लो। हाँ, एक ही दो डाउट है ना। कर हाँ लेंगे, सर, एक ही है। discuss हाँ कर सर, लेंगे। मतलब क्या सर, पता क्या- अभी फिर से ट्राई करें क्लियर हो। या हो सकता है एक लेक्चर के बाद वो भी खुद हो जाए, मैं खुद से करा दूं उस तरह के क्वेश्चन। हाँ इसको कॉपी कर लीजिए और जैसे जैसे हो जाए आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में थैंक यू मिलते सर, बाय सर। हैं। या बाय थैंक सर। यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।